जादुई सेब का पेड़ और रानो चिड़िया। दूर किसी जंगल में एक जादुई सेब का पेड़ था। वो जादुई सेब का पेड़ जंगल के सभी पक्षियों को उनकी मनपसंद चीज़ें दिया करता था। एक दिन रानो चिड़िया उड़ती उड़ती उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। सुना था कि जंगल में कोई जादुई सेब का पेड़ है, लेकिन ये पेड़ मुझे क्या दे सकता है? इस पर तो कोई फल भी नहीं है। रानो चिड़िया खुद से ऐसे कहती है। तभी उस पेड़ से आवाज़ आती है। सुंदर पक्षी, सोच के बोल, सोना चांदी कुछ भी बोल, जो मांगोगे वो मैं दूंगा, धन दौलत मैं सब कुछ दूंगा। क्या आप ही जादुई सेब के पेड़ हैं? हाँ चिड़िया, मैं ही वो जादुई सेब का पेड़ हूँ जो पक्षियों की मदद करता है। पेड़ पेड़, मुझे अपना मीठा फल दो। वो जादुई सेब अचानक रोशन होता है और उस पेड़ पर लाल लाल मीठे सेब लग जाते हैं। रानो चिड़िया उस पेड़ से टोकरी भरकर मीठे लाल सेब तोड़ती है और खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, आप ये लाल लाल सेब कहाँ से लाई हो? तोते भैया, मैंने जादुई सेब का पेड़ ढूंढा है। वो सभी पक्षियों को उनकी मनपसंद चीज़ें देता है। आप भी चाहें और जादुई सेब के पेड़ से कुछ भी ले लें। लेकिन वो जादुई सेब का पेड़ कहाँ है? जादुई सेब का पेड़ गुफा के पास है। तोता जल्दी से उड़ता है और जादुई सेब के पेड़ की तरफ जाता है। थोड़ी देर बाद जंगल के सभी पक्षी जादुई सेब के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। कोई पेड़ से फल मांगता है और कोई अनाज, लेकिन धन दौलत सोना चांदी कोई नहीं मांगता। कालू जी, सुना है जंगल में कोई जादुई सेब का पेड़ है जो पक्षियों को उनकी मनपसंद चीजें देता है। हाँ, मुझे भी रानो चिड़िया ने बताया तो है। चल गोरी, हम भी उस पेड़ से कुछ लेकर आते हैं। कौवा और कवि उड़ते हैं और उस जादुई सेब के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। कालू जी, ये पेड़ हमें क्या दे सकता है? इस पर तो एक भी फल नहीं है। पेड़ से आवाज आती है। सुंदर पक्षी, सोच के बोल, सोना चांदी कुछ भी बोल, जो मांगोगे वो मैं दूंगा। पेड़ पेड़, मुझे तो एक सोने का सेब ही दे दो। वो पेड़ रोशन होता है और गोरी कवि को एक सोने का सेब दे देता है। गोरी कवि खुश हो जाती है। कौवा और कवि सोने का सेब लेकर अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, बहुत गलती की हमने। हम उस पेड़ से 2 सोने के सेब भी तो ले सकते थे। 2 ही क्यों, हम 3 भी तो ले सकते थे, या फिर ढेर सारे सोने के सेब। कालू जी, हम कल दोबारा जाएंगे और उस जादुई सेब के पेड़ से ढेर सारे सोने के सेब ले लेंगे। रानो चिड़िया मीठे मीठे सेब खा रही थी और अपने घर में बैठी अपने बच्चों से बातें कर रही थी। मेरे बच्चों, क्या आप जानते हो कि जंगल में एक जादुई सेब का पेड़ है? मम्मा, क्या वो पेड़ कुछ भी दे सकता है? गुड़िया बेटी, हम पक्षियों की ज़रूरत केवल भोजन ही तो है, या फिर ठंड के दिनों में गर्म घोंसला, और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन काले कौवे तो बहुत ज़्यादा लालची थे। वो दूसरे दिन सेब के पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ पेड़, हमें एक सोने का सेब और दो। एक सोने के सेब से हमारा काम नहीं चलता। वो पेड़ तुरंत एक सोने का सेब उन्हें दे देता है। एक और सोने का सेब दे दो। पेड़ एक और सोने का सेब दे देता है। एक और दो। पीछे बुलबुल खड़ी थी। कौवो, इतना लालच मत करो, लालची पक्षी हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। चुप कर जा मोटी बुलबुल, तू क्यों जल रही है? पेड़ हमें सोने के सेब दे रहा है और हम ले रहे हैं। कौवा और कवि टोकरी भरकर सोने के सेब ले लेते हैं। बुलबुल भी अपना भोजन लेकर वहाँ से चली जाती है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। तोते भैया, आज हम जादुई सेब के पेड़ से गरम बिस्तर लेंगे। मैं तो अपने लिए गरम टोपी भी लूँगा और एक मफलर भी। तो फिर चलो, ऐसा ना हो कि ठंड बढ़ जाए। चिड़िया और तोता जादुई सेब के पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ पेड़,
हमें हमारे लिए गरम बिस्तर दे दें। ठंड बढ़ रही है, हमें और भोजन की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में ढेर सारा भोजन जमा हो गया है। चिड़िया रानी, जो लेना है जल्दी जल्दी से लो। जब बर्फ़ गिरेगी तो मेरे पत्ते गिर जाएंगे और फिर मेरी जादुई शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मुझे गरम बिस्तर, साथ एक टोपी और मफलर भी दे दे। वह जादुई पेड़ अपने जादू से चिड़िया और तोते को उनकी चीज़ें दे देता है। कौवों ने अपना पूरा घर सोने के सेबों से भर लिया था। कालू जी, अब हम ये सारे सोने के सेब शहर वाले जंगल जाकर बेच देंगे और हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। गौरी, मैं अपने मामा जी की बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। हम मेरे मामा जी की बैलगाड़ी पर सारे सोने के सेब लाद कर ले जाएंगे। कालू जी, आज रात ठंड बहुत ज़्यादा है। लग रहा है आज रात बर्फ़ भी गिरेगी और अगर बर्फ़ गिरने लगी तो जादुई सेब के पेड़ की शक्तियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। चलो आज आखिरी बार हम जादुई सेब के पेड़ से 1-2 सोने के सेब और ले आते हैं। ऐसे सलाह करने के बाद कौवा और कवि रात के समय ही अपने घर से निकलते हैं। थोड़ी ही देर बाद आसमान से बर्फ़ गिरने लगती है। जब कौवा और कवि पेड़ के पास पहुंचते हैं तो सेब के पेड़ के सारे पत्ते गिर चुके थे। कौवो, माफ़ करना, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब मेरे सारे पत्ते गिर चुके हैं। कालू जी, मैंने तुमसे कहा भी था कि जल्दी करो, लेकिन तुमने देर कर दी। गौरी, जो सोने के सेब हमारे पास घर में हैं, वो भी थोड़े नहीं हैं। हम कल वही सोने के सेब शहर वाले जंगल ले जाएंगे। कौवा और कवि अपने घर चले जाते हैं और वो जादुई सेब का पेड़ गहरी नींद सो जाता है। दूसरे दिन कौवा और कवि बैलगाड़ी पर सारे सोने के सेब लादकर दूसरे जंगल की तरफ चलते हैं। तोते तोते, वो देखो, कौवों ने तो जादुई पेड़ से सोने के इतने सारे सोने के सेब ले लिए हैं। रानो चिड़िया, जब हम उस पेड़ से अपना भोजन ले रहे थे तो कौवे अपने लिए सोने के सेब जमा कर रहे थे। लेकिन तोते भैया, क्या फ़ायदा ऐसे सोने का जो हम खा ना सके। ये सोना चांदी हम पक्षियों के किस काम का। जब कौवे घने जंगल से गुजरते हैं तो वहाँ 2 चोर उल्लू बैठे हुए थे। रुको रुको कौवो, अगर यहाँ से एक कदम भी आगे गए तो जान से मार देंगे। कौवे डरते हुए रुक जाते हैं। चाचा चोर जी, हमें जाने दो। तुम जाओ और ये बैलगाड़ी हमें दे दो। ना ना, चोर जी, 1-2 सोने के सेब ले लो और हमें जाने दो। उल्लू अपने पंख से चाकू निकालता है और कौवे बैलगाड़ी छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। चोर उल्लू सोने के सेबों से भरी बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कौवे अपने घर पहुँच जाते हैं। कालू जी, हमने जो भी जादुई पेड़ से लिया था, चोर उल्लू सब ले गए। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ना तो भोजन है और ना ही गरम बिस्तर। कालू जी, मेरा तो ठंड से बुरा हाल है। फिर कौवा और कवि चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, हमें एक गरम बिस्तर दे दो। कौवा, मेरे पास 2 ही गरम बिस्तर है, एक मेरा और एक मेरे बच्चों का, इसलिए मैं तुम्हें गरम बिस्तर नहीं दे सकती। फिर कौवे रोते हुए तोते के पास जाते हैं और कबूतर के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी पक्षी कौवों को गरम बिस्तर नहीं देता, क्योंकि बर्फ़ के बाद जंगल में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और सभी पक्षी अपने अपने बिस्तर ओढ़कर बैठे हुए थे। कौवा और कवि खाली हाथ ही अपने घर आ जाते हैं और बिना बिस्तर के ही ठंड में ठठरते हैं। कालू जी सच ही कहते हैं कि लालच का अंजाम गलत ही होता है। अगर हमने भी जादुई पेड़ से अपना भोजन और गरम बिस्तर लिए होते तो आज हम यूं ठंड में ना मरे होते। कौवे बहुत पछताते हैं, लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला था। अब तो कौवों को ठंड में ही मरना था। प्यारे दोस्तों,
कौवों ने लालच किया और उसकी सजा पाई, जबकि रानो चिड़िया और दूसरे पक्षियों ने जादुई पेड़ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें लीं और वो सब फ़ायदे में रहे। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की सास उससे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि गौरी कव्वी रानो चिड़िया की सास को हर वक्त उल्टी सीधी पटियां पढ़ाती रहती थी। किस गरीब परिवार से बहू को ब्याह कर ले आई है तू, ना सामान लेकर आई और ना ही कोई गहने। गौरी, मैंने कहाँ शादी की अपने बेटे की। वो तो मेरा बेटा विदेश में काम करता था, वहीं से ब्याह कर ले आया उस गरीब चिड़िया को। मेरा बस चले तो 1 मिनट भी उसे अपने घर में ना रहने दो। तुम ऐसा करो, किसी तरह अपनी उस गरीब बहू को मार दो, फिर देखना मैं तुम्हारे बेटे की शादी कितने ऊंचे परिवार में करती हूँ। लेकिन मैं कैसे मारूंगी उसे? अगर मेरे बेटे को पता चल गया तो वो छोड़ेगा नहीं मुझे। तुम मुझ पर छोड़ दो, कल किसी तरह उसे अपने साथ ले आना और हम उसे जंगल के पुराने कुएं में धक्का देकर मार देंगे। बस इतना सा काम है। ये काम तो मैं कर सकती हूँ, मैं कल किसी तरह उसे अपने साथ ले आऊंगी। माँ जी ले, मैंने आपके लिए अपने हाथों से मीठी खिचड़ी बनाई है। ले जा, मैं नहीं खाऊंगी तेरे हाथों की बनी हुई खिचड़ी। ऐसी खिचड़ी से तो सूखा दाना ही अच्छा है। माँ जी, आप हर समय मुझसे लड़ाई करती रहती हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? ये अपने पति से पूछना, जो मेरी इजाजत के बिना तेरे जैसी गरीब चिड़िया को ब्याह कर ले आया। ठीक है माँ जी, इस बार जब आपका बेटा विदेश से घर आएगा तो मैं उसके साथ ही चली जाऊंगी। दूसरे दिन रानो चिड़िया की सास रानो चिड़िया से कहती है, बहू, अरे ओ बहू, मेरे साथ चलो, सर्दियों के लिए सूखी लकड़ियाँ लेने जाना है। माँ जी, अभी तो ठंड के दिन आने में देर है, हम फिर किसी दिन ले आएंगे। जो कहा है वो करो, जल्दी चलो मेरे साथ। फिर रानो चिड़िया अपनी सास की बात मानकर उसके साथ चल देती है। रानो चिड़िया की सास उसे लेकर गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी, तुमने कहा था कि तुम भी सूखी लकड़ियाँ लेने जाओगी, चलो एक साथ जाते हैं। सूखी लकड़ियाँ? लेकिन मैंने कब कहा था? कल वाली बात भूल गई हो, इसे मारना है। हाँ हाँ, याद आया, रुको मैं घर से रस्सी ले लूं लकड़ियाँ बांधने के लिए। फिर रानो चिड़िया, उसकी सास और गौरी कव्वी सब जंगल की तरफ चली जाती हैं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाती हैं। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। मुझे भूख लगी है, बहू जाओ मेरे लिए दाना लेकर आओ। माँ जी, मैं जाती हूँ, तब तक आप थोड़ा आराम कर लें। रानो चिड़िया अपनी सास के लिए दाना लेने चली जाती है। इसे तो मैंने बहाने से भेजा है। गौरी, मैं थक गई हूँ। कहाँ है वो पुराना कुआं जिसमें धक्का देकर मारना है इसे? रानो चिड़िया को अपनी सास की बातों पर शक होता है, इसलिए वो पेड़ के पीछे छुपकर सारी बातें सुन लेती है। वो सामने वाले बड़े पेड़ की दूसरी तरफ है पुराना कुआं। कुएं के पास बैठकर तुम उसे बातों में लगाना और मैं पीछे से धक्का दे दूंगी। रानो चिड़िया भी पेड़ के पीछे से निकलकर वहां आ जाती है। माँ जी, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी, आप मुझे मारने के लिए अपने साथ लाई हैं। आप इस कवि की बातों में आकर मुझे मारना चाहती हैं। अगर तुमने सुन ही लिया है तो गौरी पकड़ो इसे। लेकिन रानो चिड़िया वहां से भाग जाती है। गौरी कव्वी रानो चिड़िया का पीछा करती है, मगर रानो चिड़िया तो घने जंगल में चली जाती। भाग गई, मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भाग गई। वो मेरे बेटे को सारी बात बताएगी। गौरी, ये क्या हो गया? वो लौट कर नहीं आएगी, वो डर गई है, चलो हम घर जाती हैं। गौरी कव्वी रानो चिड़िया की सास को लेकर वापिस आ जाती है। गौरी, क्या मार दिया रानो चिड़िया की सास ने अपनी बहू रानो को? कहाँ कालू, घने जंगल में जाकर सारा काम ही उल्ट हो गया। उस रानो की बच्ची ने हमारी सारी बातें सुन ली और भाग गई। तो फिर चलो हम उस बुढ़िया को निकाल देते हैं उस घर से। हमने तो ये सारा खेल उसके घर पर कब्जा करने के लिए ही किया था। हाँ कालू जी, वो बुढ़ी चिड़िया कहाँ हमें रोक पाएगी, हम मार मार कर उसे अभी के अभी घर से निकाल देते हैं। रात को गौरी कव्वी और कालू कौवा जाते हैं। उठ उठ बुढ़िया, चल निकल यहाँ से, आज से ये घर हमारा है। गौरी, क्या बात कर रही हो? मेरे ही घर में आकर मुझे ही आंखें दिखा रही हो?
तुम्हारा बेटा विदेश में है और अब तुम्हारी बहू भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगी, इसलिए चुपचाप निकल जाओ, वरना हम तेरी बुढ़ी हड्डियां तोड़ देंगे जो इस उम्र में दोबारा जुड़ने लायक भी नहीं रहेंगी। गौरी तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे ही हाथों मेरी बहू को मेरे घर से भगा दिया और अब मेरे घर पर ही कब्जा करना चाहती हो। फिर रोती हुई बुढ़ी चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। रानो चिड़िया की सास थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। मैं क्यों आई इस काली कौवी की बातों में? इस काली कौवी ने मेरा घर उजाड़ दिया। मेरी बहू तो बहुत अच्छी थी, ना जाने कहाँ होगी मेरी बहू। कौवा और कौवी आराम से चिड़िया के नरम नरम घोंसले में लेट जाते हैं। कालू जी, ये घर कितना आरामदेह है। इस घर के सामने हमारा घर तो बहुत छोटा लगता है, महल है ये कोई महल। बूढ़ी चिड़िया सारी रात पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारती है और फिर सुबह होते ही अपनी बहू को ढूंढने निकल जाती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। तोते तोते बेटा, मेरी बहू को देखा है कहीं? माँ जी नहीं, मैंने तो नहीं देखा उसे, आप किसी और से पूछ लें। रानो चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है और फिर रानो चिड़िया की सास बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, मेरी बहू कल से खो गई है, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? नहीं माँ जी, लेकिन वो कैसे खो गई? वो कौन सा छोटी बच्ची है, वो घर लौट आएगी, आप चिंता ना करें। रानो चिड़िया, अभी अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी सास मेरे पास आई थी, वो मुझसे तुम्हारा पूछ रही थी और रो भी रही थी। शायद मेरी सास को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तोते, अब कहाँ है मेरी सास? वो मुझसे पूछकर बुलबुल के घोंसले की तरफ गई थी। रानो चिड़िया जल्दी से तोते के घर से निकलती है। कल से रानो चिड़िया तोते के पास ही छुपी हुई थी। माँ जी, आप मुझे ढूंढ रही थी, मुझे तोते ने बताया। अगर आपने मुझे मारने का फैसला कर ही लिया है तो उस काली कौवी को अपने साथ मत मिलाइए, वो मुझे मारकर आपको नुकसान पहुंचाएगी। रानो मेरी बेटी, मेरी बहू, मुझे माफ कर दो। उस कवि और कव्वे ने मुझे घर से निकाल दिया। उस कवि ने ही मुझे ये सब करने को कहा था। माँ जी, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आप चलें मेरे साथ, मैं देखती हूँ उन कौवों को। फिर रानो चिड़िया एक बड़ा सा डंडा लेकर अपनी सास के साथ घर जाती है और मार मार कर उन काले कौवों को अपने घर से निकाल देती है। गौरी, ये चिड़िया की बहू कहाँ से आ गई? अच्छा भला हमने उस बुढ़िया के घर पर कब्जा कर लिया था। भाग कालू भाग, रानो चिड़िया डंडा लेकर आ रही है। रुको रुको, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। दुष्ट कौवे, बड़े आए हमारे घर पर कब्जा करने वाले काले कौवे। लेकिन वो कौवे वहाँ से भी उड़ते हैं और दूर निकल जाते हैं। फिर रानो चिड़िया की सास अपनी बहू से प्यार करने लगती है और सास बहू एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करती हैं।